हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में मल्टीमीडिया अप्रोच के अंतर्गत मल्टीमीडिया पैकेज के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ लर्निंग किट एंड ओपन लर्निंग मटेरियल्स के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, जब से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का आगमन हुआ, जिस तरीके से कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग और उसका महत्व हम आज अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में देख रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली में जो निरंतर शोध की प्रक्रियाएं चल रही हैं शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में, और साथ ही साथ श्रव्य दृश्य सामग्रियों की प्रभावशीलता को आज हम अपनी इस शिक्षा प्रणाली में नकार नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्रियां हमारे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाती हैं और इनका प्रभाव विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, उनके अधिगम की क्षमता पर बहुत अधिक पड़ता है। इसी के क्रम में एडगर डेल और उनके जैसे अन्य विद्वानों के द्वारा किए गए जो शोध हैं, उनके आधार पर हमने ये जाना कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों का जो प्रभाव है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं शोधों के आधार पर, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर, जैसे कि एडगर डेल ने अनुभव शंकु का जो है एडगर डेल का एक्सपीरियंस कोन, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रभाव कितना अधिक हमारे अधिगम क्षमता पर होता है, एडगर डेल का ये अनुभव शंकु हमें बताता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे श्रव्य दृश्य सामग्रियों की प्रभावशीलता को ही व्यक्त कर रहा है। हमने देखा कि बहु इंद्रिय अनुदेशन का प्रभाव भी हमारे अधिगम क्षमता पर अत्यधिक पड़ता है। इन्हीं सभी सिद्धांतों को लेकर आज एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शैक्षिक प्रणाली में मल्टीमीडिया का आगमन हुआ। मल्टीमीडिया हमारी इस बहु इंद्रिय अनुदेशन और श्रव्य दृश्य सामग्रियों के उपयोग को शिक्षा प्रणाली में शामिल करता है, जिसे हम मल्टीमीडिया अप्रोच या मल्टीमीडिया उपागम के नाम से भी जानते हैं। तो मल्टीमीडिया उपागम या मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है? मल्टीमीडिया अप्रोच शैक्षिक प्रणाली में मल्टीमीडिया के प्रयोग के द्वारा अनुदेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि हम शिक्षण के सभी स्तर पर यदि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्रियों में कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित सामग्रियों का उपयोग यदि करते हैं तो वो जो है वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने अन्य दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ आपके अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मल्टीमीडिया अप्रोच के अंतर्गत ये मल्टीमीडिया पैकेज क्या होता है। हमने अभी आपको मल्टीमीडिया अप्रोच के बारे में बताया। अप्रोच अर्थात उपागम। मल्टीमीडिया को ध्यान में रखते हुए, मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए जब हम शैक्षिक प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित अन्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए अनुदेशन या शिक्षण का कार्य करते हैं, तो ये जो है मल्टीमीडिया अप्रोच के अंतर्गत आता है। मल्टीमीडिया अप्रोच उसी बहु इंद्रिय अनुदेशन और एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार पर जो शिक्षण अधिगम का अनुभव है, और साथ ही साथ जो श्रव्य दृश्य सामग्रियों का हमारे अधिगम की क्षमता पर प्रभाव है, उसी को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आइए इसके अंतर्गत हम मल्टीमीडिया के अंतर्गत मल्टीमीडिया पैकेज को समझते हैं कि मल्टीमीडिया पैकेज क्या होता है। देखिए, मल्टीमीडिया का अर्थ ही है, मल्टी माने बहुत सारे, मीडिया माने माध्यम। ठीक है, तो कई माध्यमों का एक साथ उपयोग करना। हाल ही के दशकों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। हर
पहलू पर उसका प्रभाव आज हमें देखने को मिलता है। कंप्यूटर और इंटरनेट की शक्ति में निरंतर प्रगति के साथ विशेष रूप से जिस गति के साथ आंकड़ों का या अन्य प्रक्रियाओं का प्रसारण किया जा रहा है या फिर संग्रहण किया जा रहा है, जिसके आधार पर हम उन आंकड़ों यानी उन संग्रहित किए गए जो आंकड़े हैं, जो तथ्य, जो सूचनाएं हैं, उसके माध्यम से हमारे पढ़ने, सीखने और कक्षा के अंदर या बाहर जो बातचीत करने का तरीका है, जो सीखने का तरीका है, वो निरंतर बदल रहा है। और साथ ही साथ इस तकनीक का प्रयोग कक्षाओं में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को भी जो है लगातार बदल रहा है और उसे नए आयामों को तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीमीडिया जो है अप्रोच के अंतर्गत जो आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो मल्टीमीडिया है या ये जो इलेक्ट्रॉनिकी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है, कि इसका इसकी प्रगति को छात्रों के सीखने की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने और पूरी तरह से सीखने को आसान बनाने और मनोरंजन बनाने के लिए हम इस इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि छात्रों के लिए आवश्यक स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए या जानकारी, ज्ञान, अवधारणाएं और व्यवहारिक उदाहरण स्थापित करना एक दूसरी चुनौती है हमारे शैक्षिक प्रणाली में। इसलिए शिक्षण और अधिगम के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की सफलता शिक्षण सामग्री के डिज़ाइन, मीडिया और तकनीकों के उपयोग और छात्र और शिक्षकों दोनों के लिए प्रभावपूर्ण रूप से सीखने के परिणामों के लिए उपयुक्त पैकेज पर निर्भर करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास शैक्षिक प्रणाली में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है, इसको उपयोग करने की जो है कह सकते हैं दो चुनौतियां हमारे समक्ष आती हैं। एक कि छात्रों को सीखने की प्रभावशीलता और उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए किस तरीके से इन उपकरणों का प्रयोग आसानी से और अधिक मनोरंजक तरीके से किया जा सके। दूसरी चुनौती ये है कि छात्रों के लिए जो आवश्यक स्तर की योग्यता है, जो जानकारी है, ज्ञान है या अवधारणाएं हैं, उसको व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा कैसे समझाया जा सके। ठीक है, ये दो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जब हम इन दो चुनौतियों को इस दो चुनौतियों को प्राप्त जो समाधान करने के लिए इनको प्राप्त करने के लिए जो हमारे समक्ष ये चुनौतियां जो रखी गई हैं, इन चुनौतियों को प्राप्त करने के लिए जब हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की जो सफलता होती है, वह कंप्यूटर में जो शिक्षण सामग्री है उसके डिज़ाइन, मीडिया और तकनीकों के उपयोग पर निर्भर करती है कि छात्र और शिक्षक दोनों को ये प्रभावपूर्ण तरीके से सीखने के लिए किस प्रकार मदद कर सकती है। ये एक पैकेज, इस तरीके का एक पैकेज बनाया जाए कंप्यूटर प्रोग्रामों का या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का, जिस पैकेज का एक संपूर्ण पैकेज का इस्तेमाल करते हुए जो है विद्यार्थी अपने विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो मल्टीमीडिया पैकेज का मतलब ये हुआ कि नाम ही दो शब्दों से इसका मिलकर बना हुआ है, एक तो है मल्टी और दूसरा है मीडिया। ठीक है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का मतलब कई और मीडिया का मतलब होता है संचार के माध्यम। ठीक है, अर्थात हम शाब्दिक अर्थ में इसको कह सकते हैं कि जब एक साथ संचार के कई माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षण किया जाए, अनुदेशन किया जाए, तो इसे मल्टीमीडिया जो है उपागम के अंतर्गत रखा जाएगा। और जब कई मल्टीमीडिया सामग्रियों को एक विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से समायोजित करते हुए एक प्रोग्रामों का ऐसा समूह बना दिया जाए जो किसी एक इकाई को का अनुदेशन करने में उपयोगी हो, तो इसे हम मल्टीमीडिया पैकेज कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि कई मीडिया जिसमें पाठ्य सामग्री, एनिमेशन, वीडियो,
ध्वनि इत्यादि जो कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक साथ कार्य करें तो ये मल्टीमीडिया पैकेज कहलाते हैं। और मल्टीमीडिया पैकेज की एक जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये मानवीय अंतःक्रियाशीलता को प्रभावी बनाती है, मानवीय अंतःक्रियाशीलता को के आधार पर जो है वो कार्य करती है। ठीक है, यानी मानवों के साथ, व्यक्तियों के साथ इसकी अंतःक्रियाशीलता होती है। मल्टीमीडिया पैकेज, ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको मल्टीमीडिया पैकेज जो है वो समझ में आया होगा। आप साधारण सी शब्दों में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया पैकेज कई सारे मीडिया जैसे पाठ, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, साउंड्स इत्यादि का एक समूह होता है जो किसी एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए निर्मित किया जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक साथ कार्य करती हैं और विद्यार्थियों के अधिगम को और सरल, मनोरंजक और प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया पैकेज की विशेषताएं। मल्टीमीडिया पैकेज की सबसे पहली विशेषता है कि ये CAL और CAI का व्यापक रूप है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का एक व्यापक रूप है। जो हमने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा उसी से संबंधित ये है, उसी का एक व्यापक रूप है। ठीक है, इसमें टेलीविज़न और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के आधार का उपयोग किया गया है। अर्थात इसमें मल्टीमीडिया पैकेज के अंतर्गत कंप्यूटर और टेलीविज़न पर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। साथ ही साथ यह एक विद्यार्थी केंद्रित उपागम है ना। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए मल्टीमीडिया पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मल्टीमीडिया पैकेज विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनके सीखने, उनकी अभिरुचियों और उनके मनोरंजन को केंद्र में रखते हुए इस मल्टीमीडिया पैकेज का निर्माण किया जाता है। इसलिए ये एक विद्यार्थी केंद्रित उपागम पर आधारित है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि किसी शिक्षण इकाई के समस्त बिंदुओं का समावेशन। एक मल्टीमीडिया पैकेज में किसी भी शिक्षण इकाई, जो भी हम शिक्षण करना चाहते हैं, उसके समस्त बिंदुओं को एक ही पैकेज के अंतर्गत, एक ही प्रोग्रामों के समूह के अंतर्गत समावेशित कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि यदि आपको विज्ञान विषय पढ़ाना है तो विज्ञान विषय में यदि आपको ग्रेविटेशन पढ़ाना है तो ग्रेविटेशन से संबंधित कुछ जो है टेक्स्ट वहाँ पर लिखे जाएंगे, उससे संबंधित फिगर्स उस प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे, कुछ एनिमेशन भी दिखाए जा सकते हैं, है ना, उससे संबंधित कुछ ग्राफिक्स, वीडियोस, साउंड्स, ऑडियोस इत्यादि, इन सभी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते हुए उस ग्रेविटेशन जो कि आप पढ़ाना चाहते हैं, उसका शिक्षण करना चाहते हैं, उसको ये समझाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि किसी एक शिक्षण इकाई के समस्त बिंदुओं का समावेशन मल्टीमीडिया पैकेज में हो जाता है। ठीक है, कई भाषाओं में उत्पादन, ये चूँकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित होता है, इसलिए इसका मल्टीमीडिया पैकेज को कई सारी भाषाओं में जो है बनाया जा सकता है, जिससे कि एक ही विषय वस्तु को कई भाषाओं के जानने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोग किया जा सके। ठीक है, उसके बाद पाठ, ध्वनि, आरेख, चित्र, एनिमेशन का सम्मिलित रूप से एक साथ उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मानवीय अंतःक्रियाशीलता इसकी एक बड़ी विशेषता है कि यह न केवल विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है मल्टीमीडिया के द्वारा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो के द्वारा, बल्कि यह विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया भी कर सकता है, उनसे इंटरेक्शन भी कर सकता है। कुछ इस तरीके के प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ जटिल संप्रतियों को या जटिल विषय वस्तुओं को ये आसानी से जो है वो समझा सकता है, उसका रिप्रेजेंटेशन इतना इजी और जो है डिजिटल तरीके से कर देता है कि विद्यार्थी जो है इसे अप्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। ऐसा उन्हें लगेगा कि हम जो है वास्तविक रूप में ये उस विषय को, उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए जटिल विषय वस्तुओं को, जो भी कंटेंट हैं जो विद्यार्थियों के समझ में नहीं आते हैं, उसको यदि हम मल्टीमीडिया के उपयोग द्वारा अगर पढ़ाएं तो वो चीज़ें उनको बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप मुझे आशा है कि आप लोगों को मल्टीमीडिया पैकेज की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। मल्टीमीडिया पैकेज होता क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं और समझते हैं कि मल्टीमीडिया पैकेज के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो चूँकि मल्टीमीडिया पैकेज जो है वो विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को, सीखने की गति को जो है वो बढ़ाता है, और साथ ही साथ उन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ता है, जिससे विद्यार्थी विषय वस्तुओं को एक लंबे समय तक और मनोरंजक तरीके से सीख सकते हैं और लंबे समय तक अपनी संप्रत्यय के रूप में अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। तो इस के अनुसार हम मल्टीमीडिया पैकेज के लाभों की अगर चर्चा करें तो मल्टीमीडिया पैकेज का सबसे जो पहला लाभ है वो जटिल संप्रत्ययों को सरलता से समझने में सहायक है। ये एक इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जो चीज़ें हम अमूर्त रूप से पढ़ते हैं, यानी जिनको हमें इमेजिन करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों को मल्टीमीडिया के द्वारा हम विजुअलाइजेशन उसका करके उसको प्रत्यक्ष रूप से वीडियो के रूप में सामने दिखा सकते हैं, एनिमेशन के रूप में सामने दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जटिल संप्रत्ययों को समझने में मल्टीमीडिया जो है वो सहायक होती है। दूसरी चीज़ कि सरलता, सुलभता, संवादात्मकता और ज्ञान तथा कौशलों के विकास में सहायक है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया जो है सरल है ना, साथ ही साथ सरलता से उपलब्ध भी कराया जा सकता है, सुलभ है विद्यालयों में, साथ ही साथ संवादात्मकता होती है, ये इंटरेक्ट कर सकता है विद्यार्थियों के साथ ही साथ विद्यार्थियों के ज्ञान और उनके कौशलों में भी विकास मल्टीमीडिया के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा तत्काल जो है प्रतिपुष्टि मिलती है। मल्टीमीडिया जो है एक विद्यार्थी को एक बार में एक ही विद्यार्थी के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिससे ये व्यक्तिगत शिक्षण का लाभ विद्यार्थी को सरलता से मिल सकता है, और उसके द्वारा जो अधिगम की प्रक्रियाएं की जा रही हैं और यदि उसका मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन के आधार पर तुरंत प्रतिपुष्टि, फीडबैक विद्यार्थी को प्राप्त हो जाता है। इसकी एक तीसरी बड़ी विशेषता है, चूँकि ये CAI पर आधारित है इसलिए इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चौथी चीज़, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वगति से सीखने के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यानी मल्टीमीडिया के उपयोग द्वारा, चूँकि इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्यार्थी जो पहले से प्रोग्राम बना दिए गए हैं उसको वो बार बार जो है देखता है, सीखता है, समझता है, और एक बार के अलावा वो कई बार उस विषय को, उस मल्टीमीडिया पैकेज को इस्तेमाल कर सकता है, और धीरे धीरे विद्यार्थी अपनी गति से उस विषय वस्तु को सीख सकता है। तो ये कहते हैं कि विद्यार्थी को स्वगति से सीखने के अवसर जो है प्राप्त होते हैं। पांचवी चीज़ कि विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और निरीक्षण की सुविधा होती है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम की जो मात्रा है, विद्यार्थियों ने कितना सीखा, वो चीज़ उसे उस मल्टीमीडिया पैकेज के अंत में जो मूल्यांकन के लिए जो कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उस मूल्यांकन के प्रश्नों द्वारा विद्यार्थी अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है कि उसने उस मल्टीमीडिया पैकेज के द्वारा कितनी चीज़ों को सीखा है, उसका अधिगम का स्तर क्या हुआ, पूर्व में क्या था, और मल्टीमीडिया पैकेज के इस्तेमाल के बाद उसका ज्ञान स्तर में कितना बदलाव हुआ, इसका मूल्यांकन वो स्वयं ही कर सकता है। तीसरी जो है अगली चीज़ यहाँ पर छठवीं चीज़ है कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो विद्यार्थी विद्यालयों में नहीं जा सकते हैं, है ना, भौतिक कक्षाओं में जाकर जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए मल्टीमीडिया पैकेज अत्यंत उपयोगी है, जिससे इस मल्टीमीडिया पैकेज में विषय वस्तु को एक प्रोग्राम के अंतर्गत जो है समायोजित कर दिया जाता है, और उस प्रोग्राम को विद्यार्थियों तक जो कि सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में आ नहीं सकते, वो इस प्रोग्राम को या इस मल्टीमीडिया पैकेज को कंप्यूटर के द्वारा या अन्य उपकरणों के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए उसको आसानी से देख सकते हैं, और देखकर बार बार देखते हुए जो है समझ सकते हैं अपनी विषय वस्तु को और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। अप्रत्यक्ष शिक्षण हेतु उपयोगी, तो अप्रत्यक्ष शिक्षण अर्थात यदि विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं है
और वह घर पे या अन्य किसी जगह पर पढ़ना चाहता है तो ये उसके लिए भी अप्रत्यक्ष शिक्षण के लिए भी उपयोगी है। तीसरी 8वीं चीज़ यहाँ पर कि विषय वस्तु में रोचकता और मनोरंजन का समावेशन यहाँ पर हो जाता है। तो बिल्कुल, चूँकि मल्टीमीडिया पैकेज में कुछ ग्राफिक्स भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, ऑडियोज़ भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, तो इन सब के बीच विद्यार्थियों की जो उनकी मानसिक स्थिति पर, मनोस्थिति पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और उनमें एक मनोरंजन का भाव जो है आता है, जिसके कारण उस विषय को सीखने में विद्यार्थियों को रोचकता का आभास होता है और मनोरंजन के साथ वो रुचि के साथ विषय वस्तुओं को सीखते हैं। ठीक है। और नवीं यहाँ पर चीज़ है कि अपेक्षाकृत स्थायी और प्रभावी अधिगम विद्यार्थियों का होता है। यानी कि जब ऑडियो वीडियो के द्वारा विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो उनका अधिगम अधिक स्थायी जो है होता है सैद्धांतिक विषयों को पढ़ने से की अपेक्षा। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीमीडिया का जो लाभ है वो हमारे शिक्षण अधिगम प्रणाली में अधिक है। अब बात करेंगे मल्टीमीडिया पैकेज के निर्माण की, है ना, कि कैसे हम मल्टीमीडिया पैकेज को डेवलप कर सकते हैं, किसी मल्टीमीडिया पैकेज को बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो आइए मल्टीमीडिया पैकेज के जो स्टेप्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीडिया पैकेज को डेवलप करने के लिए हमें इस इमेज को अगर आप देखें, यदि आपको दिखाई दे रहा हो, तो कि सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है मल्टीमीडिया पैकेज को डेवलप करने के लिए, डिसाइड द स्कोप एंड फॉर्मेट ऑफ पैकेज। सबसे पहले हमें मल्टीमीडिया पैकेज का स्कोप और उसका फॉर्मेट, हमें उसका स्वरूप क्या होगा, इसको डिसाइड करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि मल्टीमीडिया जो पैकेज हम बनाने वाले हैं वो किस क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है, किसके लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है डिसाइड द प्लेटफॉर्म एंड सो फ्यू आर फॉर ऑथराइजिंग एंड एनिमेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा और कौन कौन से एनिमेशन और कौन कौन सी विषय वस्तुएं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है उसमें हमें उसमें शामिल करने हैं, उन सब का चुनाव जो है हमें करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर ये करनी है कि लिस्ट को डेवलप करना है कि कौन कौन से टॉपिक को मल्टीमीडिया पैकेज में हमें शामिल करना है। तो तीसरी चीज़ कि एक मल्टीमीडिया पैकेज में शामिल किए जाने वाले कंटेंट की लिस्ट जो है तैयार की जाए। चौथी चीज़ कि हमें सबसे पहले, उसके बाद चौथी चीज़ पर हमें डेवलप फॉर्मेट एंड आइडियाज़ फॉर प्रेजेंटिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन द पैकेज। ठीक है। तो अलग हमें जो है आइडियाज़ जिसके आधार पर हम मल्टीमीडिया पैकेज का निर्माण करना चाहते हैं, उनके प्रस्तुतिकरण के लिए जो अलग अलग के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम चुनेंगे और चुनने के बाद उसको प्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मल्टीमीडिया पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल करना चाहते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो पाँचवें नंबर पर हम ये करेंगे कि डेवलप पैकेज, कौन कौन से पैकेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित रहेंगी, टेक्स्ट, इलस्ट्रेशंस, एनिमेशंस, फोटोग्राफ्स, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर्स या वॉइस क्लिप्स। इनमें से आवश्यकता अनुसार जो माध्यम है उनका उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस का उपयोग कर सकते हैं, एनिमेशन, फोटोग्राफ्स, वॉइस ओवर्स या वीडियो क्लिप्स इत्यादि का, ऑडियो वॉइस ओवर्स का या फिर वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल जो है मल्टीमीडिया पैकेज में किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पे हम देखेंगे कि ये जो हमने मल्टीमीडिया पैकेज बनाया है, इसका क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, इसका इवैल्यूएशन हम करेंगे। ठीक है ना। यदि यह संतोषजनक हुआ, सेटिस्फैक्ट्री हुआ, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दोबारा से हम
जो मल्टीमीडिया पैकेज के अंदर जो माध्यम का चुनाव किया गया है उस पर फिर से जो है वो विचार करेंगे। ठीक है, यदि सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे और रिकॉर्ड वॉइस ओवर, एडिट वीडियो क्लिप्स एंड पुट कंटेंट्स टुगेदर, मतलब कि इसके अंतर्गत हम वॉइस ओवर्स, वीडियो क्लिप को एडिट करेंगे या फिर और भी कंटेंट जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पर मल्टीमीडिया पैकेज में सम्मिलित करेंगे। उसके बाद टेस्ट द पैकेज फॉर इट्स एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट्स एंड ऑपरेशंस। उसके बाद हम 8वें नंबर पे इस मल्टीमीडिया पैकेज को क्या करेंगे, इसकी एक्यूरेसी के लिए इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद 9वें नंबर पे जो है वो डेवलप पैकेज वर्जन कंपैटिबल विथ विंडोज़ 95, यानी कि किसी विशेष विंडो में रन करने के लिए, यानी कि ये जो पैकेज है वो किस विंडो में चलाया जाएगा, कौन से कंप्यूटर के वर्जन में चलाया जाएगा, उसके लिए हम इसको डेवलप करेंगे। उसके बाद टेस्ट एंड इवेल्युएट एंड मॉनिटर द यूज़फुलनेस ऑफ द पैकेज इन द टीचिंग एंड लर्निंग। और लास्ट में जो 10वां स्टेप हमें करना है कि हमें इस मल्टीमीडिया पैकेज को टेस्ट करना है कि यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कितना उपयोगी है, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 स्टेप्स हैं जो कि हमें मल्टीमीडिया पैकेज के निर्माण के लिए यहाँ पर प्रयोग करने हैं। ठीक है, साधारण सी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करेंगे आगे की और हम समझेंगे कि मल्टीमीडिया पैकेज की क्या सीमाएं हैं। तो मल्टीमीडिया पैकेज की सीमाओं पर यदि चर्चा करें तो चूंकि ये मल्टीमीडिया पैकेज जो है वो कंप्यूटर पर आधारित, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है, तो इसलिए इसकी सीमाएं भी कई होंगी। तो सबसे पहली जो इसके सबसे बड़ी कमी है वो है अच्छे मल्टीमीडिया पैकेज की अनुपलब्धता। हमारे आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं या बहुत सारे ऐसी शिक्षा प्रणाली में ऐसे विद्यालय हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर मल्टीमीडिया तो क्या, वहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है उतनी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अच्छे मल्टीमीडिया पैकेज की अनुपलब्धता सामान्य रूप से होती है, जिससे कि विद्यार्थी इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। दूसरी चीज़, अच्छे प्रणाली और सुविधाओं की कमी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे भारतीय विद्यालयों में अभी उतना विकास नहीं हो सका है कि मल्टीमीडिया का उपयोग प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए मल्टीमीडिया कि ये एक सीमा के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। मल्टीमीडिया पैकेज की भूमिका और क्षमता को अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है, अर्थात जो भी मल्टीमीडिया पैकेज जो अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है, इसमें और अधिक रिसर्च की अनुसंधान की आवश्यकता है ना। अभी पूर्ण रूप से इसको प्रभावी तरीके से डेवलप नहीं किया जा सका है। इसमें एक चौथी बड़ी कमी है कि इसमें यदि इसका उपयोग किया जाता है तो जो कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष अंतर संबंध होता है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, जिससे विद्यार्थियों को कक्षा का अनुभव नहीं मिल पाता। अगली चीज़ कि अधिगम प्रक्रिया अत्यधिक यांत्रिक रूप ले लेती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के आधार पर मल्टीमीडिया पैकेज का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी कंप्यूटर पर वैयक्तिक रूप से कंटेंट्स को सीखते हैं, जिसके कारण एक मशीन की भांति वो उनकी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक मशीनी प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है और विद्यार्थी एक मशीन की भांति सीखते हैं। क्योंकि विद्यार्थी मशीन नहीं है, वो तो एक बौद्धिक रूप से तर्कशील प्राणी है, तो उसके अंदर ये मशीनी गुण जो है वो उचित नहीं है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी उपलब्ध सूचनाओं में एक रूपात्मकता और स्रोतों से उब सकते हैं, यानी कि जो मल्टीमीडिया पैकेज में जो कंटेंट स्टोर कर दिए जाते हैं वो हमेशा एक ही तरह के रखते हैं। विद्यार्थी उसको बार बार एक ही चीज़ को देखते रहते हैं। कोई किसी नए विद्यार्थी को भी दिया जाएगा तो उस कंटेंट में कोई विशेष बदलाव नहीं किया जाता है, जिसके कारण उस कंटेंट में, उस विषय वस्तु में एक रूपात्मकता रहती है, एक ही तरीके का रहता है, जिससे विद्यार्थी जो है आगे चलकर ऊब सकते हैं। ठीक है, सातवीं चीज़, मल्टीमीडिया का अधिक उपयोग ध्यान को भटका सकता है, यानी विद्यार्थी जब ये मल्टीमीडिया का ज़्यादातर उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका ध्यान उनके सीखने की प्रक्रिया से भटक सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सीमाएं रहीं मल्टीमीडिया पैकेज और मल्टीमीडिया अप्रोच की। ठीक है, तो हमने देखा कि मल्टीमीडिया अप्रोच आज के शिक्षण अधिगम प्रणाली में अधिक प्रभावी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन वहीं पर उसकी कुछ सीमाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है,
आइए बात करते हैं इसी मल्टीमीडिया या मल्टीमीडिया अप्रोच के अंतर्गत एक और शिक्षण अधिगम सामग्री की, जिसे हम कहते हैं लर्निंग किट या अधिगम किट। ठीक है, क्या होता है अधिगम किट? देखिए, कभी कभी हमारे समाज में ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि कक्षा में भौतिक रूप से भी उपलब्ध नहीं हो सकते, उपस्थित नहीं हो सकते, और न ही उनके पास कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, कंप्यूटर हैं, या फिर ऐसे तकनीकी सुविधाएं हैं जिनका उपयोग करके वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें या सीख सकें। तो ऐसी स्थिति में इस चुनौती का सामना करने के लिए विद्यार्थियों के लिए अधिगम किट का जो है प्रावधान किया जाता है, जिसे हम लर्निंग किट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास न तो कक्षा में भौतिक रूप से उपस्थित होने की सुविधाएं हैं, और न ही उनके पास कोई ऐसे उपकरण हैं, तकनीकी उपकरण हैं जिसका उपयोग करके वो सुदूर क्षेत्रों में बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चुनौती का सामना करने के लिए शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है लर्निंग किट को डेवलप यहाँ पर किया गया है। लर्निंग किट क्या है? लर्निंग किट वर्तमान अवधि के उद्देश्यों पर आधारित है, जो वर्तमान पाठ्यक्रम पर आधारित है, तथा अन्य शिक्षण विधियों, लाइव ऑनलाइन सत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से सुगमता से जो है वो की जा रही है आज ये लर्निंग किट जो है। ठीक है, लर्निंग किट वास्तव में है क्या? तो लर्निंग किट जो है वह रेडियो टेलीविज़न पर आधारित एक ऐसी किट है जिसमें कुछ पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, अभ्यास पत्र, कार्यपत्र इत्यादि को बनाया जाता है, और इसको एक पैकेज के रूप में, एक पैकिंग के रूप में विद्यार्थियों तक जो है वो पहुंचाया जाता है ना? यानी कि ये जो हमारा लर्निंग किट है, लर्निंग किट में कुछ पाठ्य पुस्तकें होती हैं, कुछ जो है वर्क बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, है ना? इन बुक्स को एक पैकेट के अंदर पैक कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पैकेट है, जो लर्निंग किट है, ये किट किसी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर जो है ये किट जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी इन किट्स का उपयोग टेलीविज़न और रेडियो लर्निंग से जोड़ दिया जाता है, अर्थात इन किट को विद्यार्थियों के पास जो है वो भेज दिया जाता है, और इस किट का उपयोग टेलीविज़न या रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। टेलीविज़न या रेडियो पर आने वाले प्रसारणों को देखकर या सुनकर विद्यार्थी इन किट का उपयोग करते हैं, और इसमें दिए गए जो मैनुअल्स होते हैं उन मैनुअल्स को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसी मैनुअल के अनुसार ये लर्निंग किट का इस्तेमाल करते हुए अधिगम का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें जो है गतिविधि पत्रक या पुस्तिकाएं व्यक्तिगत शैली, प्रोजेक्ट कार्य उत्तर पुस्तिकाओं के साथ निर्मित की जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, छात्रों को विभिन्न कार्यों का एक लर्निंग पोर्टफोलियो बनाए रखना होता है, अर्थात विद्यार्थी जो भी कार्य कर रहे हैं लर्निंग किट के माध्यम से, उसका एक पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिकली या नॉन इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जाता है। या तो आप ऑनलाइन या कंप्यूटर पे बना सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी प्रकार से यानी किसी रजिस्टर में या मेंशन कर सकते हैं, जिसकी समीक्षा की जाती है। और ये समीक्षा कौन करेगा? तो किसी विशेषज्ञ द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। एक सेंटर बनाया जाता है जो कि विद्यार्थियों को जो लर्निंग किट प्रदान की जाती है, और उस लर्निंग किट के द्वारा जो विद्यार्थी सीखते हैं उसकी समीक्षा जो है किसी विशेषज्ञ द्वारा जो की जाती है। अब ये जो लर्निंग किट है इसका उपयोग सदैव किसी जानकार व्यक्ति के या किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में, मार्गदर्शन में की जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों में जो निराशा, लर्निंग किट के संबंध में जो जानकारी है वो मिल सके, और साथ ही साथ उनमें जो निराशा का भाव आ जाता है, उदासीनता का, शिथिलता का भाव आ जाता है, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, किट के लिए गतिविधियां और सहायक संसाधन पाठ्यक्रम इकाई क्षेत्रीय अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अन्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ सेंटर बनाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाते हैं। उन क्षेत्रीय कार्यालयों, जोनल ऑफिस
में इन लर्निंग किट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो उनको कार्य दिया जा रहा है, पाठ्य वर्क बुक्स दी जाती हैं, प्रैक्टिस बुक्स दी जाती हैं, और उसके आधार पर जो उनका पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है उसकी समीक्षा उसी क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो इसके अनुसार जब विद्यार्थी लर्निंग किट में जो भी प्रैक्टिस वर्क या फिर वर्क बुक्स या पाठ्य पुस्तकें दी गई होती हैं, जब विद्यार्थी उस किट में दी गई सभी चीज़ों को, सभी प्रैक्टिस को वो कर लेता है, उसके बाद इस किट को एकत्र किया जाता है और जो है इसके आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। और ये कार्य साप्ताहिक दैनिक कार्यक्रम पर आधारित हो सकता है या मासिक कार्यक्रम पर भी आधारित हो सकता है। ठीक है, शिक्षक छात्रों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, है ना, जिनकी नियुक्ति अधिगम किट के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए नियुक्ति की गई होती है। जिन शिक्षकों की उसके कार्य की समीक्षा वे करते हैं, है ना, और इसके लिए टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि पर इसकी जो है समीक्षा की जाती है, और उसी पर विद्यार्थियों के मूल्यांकन और उनके परिणामों को जो है वो बताया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो आशा है आपको अधिगम किट के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, लर्निंग किट। अब एक प्रभावी लर्निंग किट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसको भी देख लिया जाए। तो प्रभावी एक प्रभावपूर्ण जो लर्निंग किट होती है वो बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित होती है, जो 5E मॉडल पर जो है वो आधारित होती है, जिसमें 5E मॉडल है क्या, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट एंड इवेल्युएट। ये जो 5E मॉडल है ना, इस 5E मॉडल पर एक लर्निंग किट जो है आधारित होती है। दूसरा स्व अधिगम संबंधित क्रियाएं होती हैं। विद्यार्थी इन लर्निंग किट को स्वयं इस्तेमाल करता है, ठीक है, और उनमें दिए गए जो क्रियाएं होती हैं उनको करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये स्व अधिगम क्रियाओं पर आधारित है। तीसरी चीज़, छात्रों की रुचियों के अनुसार गतिविधियों के विकल्प होते हैं। एक लर्निंग किट में कई सारे विकल्प दिए गए होते हैं, जिस विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार उन विकल्पों में से किसी भी क्रिया को चुन सकता है और उस क्रिया को वो करते हुए उस लर्निंग किट के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद बहुइंद्रिय कार्य। एक लर्निंग किट में बहुइंद्रिय कार्य यानी कि मल्टी सेंसरी वर्क जो है वो दिए जाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थी अपनी कई इंद्रियों का इस्तेमाल कर जब सीखते हैं तो वो बहुइंद्रिय कार्य का मतलब जो है उनको कुछ सैद्धांतिक कार्य भी करना पड़ता है, कुछ व्यवहारिक कार्य भी, कुछ प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए भी दिया जाता है। पांचवी चीज़, टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुति, अर्थात जो लर्निंग किट दी जाती है वो केवल भौतिक रूप से नहीं जाती बल्कि उसका प्रसारण रेडियो और टेलीविज़न पर किया जाता है, और उस रेडियो टेलीविज़न पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए विद्यार्थी लर्निंग किट का इस्तेमाल करते हैं और अपने उस किट में दिए गए कार्यों को जो निर्धारित किए गए हैं उसको किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार या इंटरैक्टिव डिस्प्ले का भी उपयोग किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है, और या फिर अंतःक्रियात्मक या इंटरैक्टिव डिस्प्ले का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है और उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। प्रभावी लर्निंग किट में उपचारात्मक, योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन का भी प्रावधान किया जाता है, अर्थात लर्निंग किट में विद्यार्थियों का कुल मिला के प्रत्येक तरीके से उपचारात्मक मूल्यांकन, योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। ठीक है, आशा है आपको लर्निंग किट के संबंध में उसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम एक टॉपिक और इसी वीडियो में कवर करेंगे जिसे हम ओपन लर्निंग मटेरियल कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मुक्त अधिगम सामग्री या ओपन लर्निंग मटेरियल क्या होता है। अभी तक जो हमने मल्टीमीडिया पैकेज या फिर लर्निंग किट के बारे में पढ़ा, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इसको प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसके बाद ये जो है सुविधाएं विद्यार्थियों को मिल पाती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इंटरनेट पर या फिर बहुत सी ऐसी सामग्रियां हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसका अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करके अपने
अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मुक्त अधिगम सामग्रियाँ वे सामग्रियाँ होती हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। ठीक है, आप देखेंगे इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी कंटेंट्स हैं जो आपको निःशुल्क, बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे जो इसके लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये लोकतांत्रिक अधिगम के रूप में शिक्षण सामग्रियों को उन सभी विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराई जाती हैं जो अधिगम सामग्रियों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, और इस प्रकार ये शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। तो आशा है आपको ओपन लर्निंग मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो कंटेंट्स इंटरनेट पर आपको मुफ्त किसी इंटरनेट पर या किसी संस्था द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें ही मुक्त अधिगम सामग्रियां कहते हैं। ठीक है, ये सामग्रियां किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जा सकती हैं, किसी संस्था द्वारा, किसी समूह द्वारा विकसित की जा सकती हैं, जो कि इंटरनेट पर या भौतिक रूप से आपको फिजिकली जो है उपलब्ध हो जाती हैं, जो निःशुल्क होती हैं। ठीक है, और इन्हें आवश्यकता अनुसार जो है प्रयोग किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, या इंटरनेट पर यदि है तो उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में कभी कभी ये जो मुक्त अधिगम सामग्रियाँ होती हैं, इन्हें हम दोबारा से कुछ इसमें बदलाव भी कर सकते हैं अपनी अनुसार। ठीक है, और बदलाव करके पुनः अपलोड उसी इंटरनेट पर किया जा सकता है ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ये कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि हाल ही में कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व पर देखा गया, जिसके कारण इस तरह की आपातकालीन परिस्थितियों में जब विद्यार्थी विद्यालयों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने जो है शैक्षिक कैरियर जो है उनका वो बाधित होता है ना, विद्यालयों में वो नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स, विश्वविद्यालय या संस्थाएं हैं जिन्होंने ओपन लर्निंग मटेरियल्स के द्वार को खोला है ना। ये ऑनलाइन स्टडी का जो चलन है वो कोविड-19 के बाद अधिक प्रभावी रूप से आज देखा जा सकता है, और आपने स्वयं भी अनुभव किया है। भारत में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मुक्त अधिगम सामग्रियों को उपलब्ध कराती हैं? तो आप देखेंगे कि भारत में NPTEL, जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, जिसे हम NPTEL के नाम से जानते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, जो भारत सरकार की जो एक योजना है, उसके द्वारा विद्यार्थियों को मुफ्त कंटेंट्स जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ शोध गंगा, एक ऐसी वेबसाइट जिस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और उसका अध्ययन कर सकते हैं। NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो भी हमें मुफ्त पुस्तकों को उपलब्ध कराती है, जिसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉसी जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, और इसी के साथ अन्य NCERT की कई सारे ऐसी वेबसाइट हैं, है ना। आप देखेंगे निष्ठा ऐप, दीक्षा ऐप, ये सब जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज का भी की भी सुविधा आपको जो है वो प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इग्नू की वेबसाइट आप देखेंगे, इग्नू ने भी अपने जो पुस्तकें हैं उनका PDF अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अध्ययन आप आसानी से कर सकते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटियों ने भी अपने पाठ्यक्रम के लिए जो भी कंटेंट उन्होंने बनाए हैं वो अपनी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी मुक्त अधिगम सामग्रियाँ ही हैं, ओपन लर्निंग मटेरियल्स ही हैं, जिसका उपयोग हम अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में करते हैं और लगातार सीखते हैं। ठीक है, आशा है आपको मुक्त अधिगम सामग्रियों का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। कितने प्रकार की होती हैं मुक्त अधिगम सामग्रियाँ, इसको भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो मुक्त अधिगम सामग्रियाँ पाठ्य पुस्तकों के रूप में हो सकती हैं, जो पाठ्य पुस्तकें PDF के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, कभी कभी हमें मुफ्त में भी किसी संस्था द्वारा प्रदान की जाती हैं। व्याख्यानों की स्लाइड्स होती हैं जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं। पॉडकास्ट होते हैं जिसको आप वीडियोज़ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या ऑडियोज़ के रूप में भी। ऑनलाइन कोर्सेज़
ऑनलाइन कोर्सेज़, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उस वहाँ पर जाकर, जैसे दीक्षा ऐप, निष्ठा ऐप इत्यादि ऐप्स जो हैं, वहाँ पर जाके आप इसको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स जो है फ्री में कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ होते हैं जिनको वीडियोज़ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब आज शिक्षा के क्षेत्र में जो है वीडियोज़ के रूप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन यहाँ पर दे रहा है। और साथ ही सरकारी बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इन मुक्त अधिगम सामग्रियों को वीडियोज़ के रूप में, पाठ्यपुस्तकों के रूप में, पीडीएफ्स के रूप में, आप क्विज़ के रूप में जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको मुक्त अधिगम सामग्रियों के संबंध में ये जानकारी समझ में आई होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को सीखा होगा, मैं इस बात की आशा करता हूँ। और आपने अपनी जानकारी में वृद्धि की होगी। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, आपके जो है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, वहाँ पर आपको, मुझे आशा है कि आपको लाभ देगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो में अंत तक बने हैं तो इस वीडियो पे कमेंट के द्वारा यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो के अंत में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।